few minutes. Welcome to Robin Hood's competitive classes once again. Today we are going to take two very important topics from the syllabus of JKSSB Panchayat Account Assistant, that are chemistry in everyday life and surface chemistry. I would request you to watch the video till the very end because this video is going to be very informative, precise, to the point, and will cover almost all aspects related to the given topics. So let's begin. केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, नाम खुद ही बता रहा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ क्या हुआ कि हम रोज़ जो हम ज़िंदगी जीते हैं उसमें केमिस्ट्री कहाँ इन्वॉल्व है। मैं कहता हूँ केमिस्ट्री एवरी आस्पेक्ट में इन्वॉल्व है। जैसे कि आप दवाइयाँ खाते हैं, मेडिसिन्स आ गई आपकी, उसके बाद आप कपड़े पहनते हैं, वहाँ पे कपड़ों के कलर्स हैं, डाइज, वहाँ पे भी केमिकल्स इन्वॉल्व हैं। उसके बाद आप अपने हाथ धोते हैं, वहाँ पे केमिकल्स इन्वॉल्व हैं। आप शैम्पू करते हैं, वहाँ पे केमिकल इन्वॉल्व हैं। वी आर इन फैक्ट सराउंडेड बाय केमिकल्स। तो इन दिस यूनिट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट केमिस्ट्री ऑल अराउंड अस। तो दैट इज़ वाई द चैप्टर इज टाइटल्ड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सो बने रहें हमारे साथ। Chemistry has influenced our life so much that we do not even realize that we come across chemicals at every moment, that we ourselves are beautiful chemical reactions and all our activities are controlled by chemicals. ये इस हद तक ये है कि हम खुद एक क्रिएशन है एक केमिकल रिएक्शन की। तो इंसान खुद एक केमिकल रिएक्शन की क्रिएशन है। तो केमिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है यहीं से हमें पता लगता है। वी ऑल आर सराउंडेड बाय केमिकल्स। सो लेट्स बिगिन। द प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री हैव बीन यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। जो केमिस्ट्री है वो हमेशा से ह्यूमैन काइंड के बेनिफिट के लिए यूज़ होती है। जैसे कि थिंक ऑफ क्लीनलीनेस, द मटीरियल लाइक सोप, डिटर्जेंट, हाउस होल्ड ब्लीचेस, टूथपेस्ट एट्सेट्रा विल कम टू योर माइंड। जितनी भी ये चीज़ें मैंने नाम ली ये सब केमिकल हैं। क्लीनलीनेस, लुक टूवर्ड्स ब्यूटीफुल क्लोथ्स, जो मैंने अभी जैसे एग्जांपल दी, जो हम ब्यूटीफुल क्लोथ्स पहनते हैं वो डाई वगैरह कलर कहाँ से आता है, ऑल बिकॉज ऑफ केमिकल्स। फूड, फूड मटेरियल, अगेन ए नंबर ऑफ केमिकल्स अबाउट विच यू हैव लर्नड विल अपीयर इन योर माइंड। हमने आप कोई भी खाना उठा लो, फूड उठा लो, पैक्ड फूड्स होते हैं उन सब में केमिकल्स पड़े हुए होते हैं। ऑफ कोर्स सिकनेस एंड डिजीज़, जो हम दवाइयाँ खाते हैं, ऑल ऑब्वियसली केमिस्ट शॉप्स, नाम ही केमिस्ट शॉप्स है, तो जितनी भी दवाइयाँ हैं दे आर नथिंग बट केमिकल्स। रिमाइंड अस ऑफ मेडिसिन, अगेन केमिकल्स। और जो हमारा ये एक्सप्लोजिव्स, फ्यूल्स, रॉकेट प्रोपेलेंट्स, बिल्डिंग्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स एट्सेट्रा और ऑल केमिकल्स, सब कुछ केमिकल्स ही है। और हम क्या करने वाले हैं इन दिस यूनिट, वी शैल लर्न एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन थ्री इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एरियाज, नेमली मेडिसिन्स, फूड मटेरियल एंड क्लेंजिंग एजेंट। तो केमिस्ट्री जो है हमें पूरी तरह सराउंड कर रही है। तो हमने क्या किया, आसानी के लिए तीन एरियाज चुने गए हैं जो आमतौर पे चुने जाते हैं कि केमिस्ट्री इन मेडिसिन्स, फूड मटेरियल और क्लेंजिंग एजेंट। तो मैंने आपकी आसानी के लिए क्या किया है, जितना होल चैप्टर है उसको मैंने एक टेबुलर शेप में आपके सामने रखा है। आपको कोई और बुक कंसल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस टेबल को अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। दिस इज़ अ गारंटी। सो लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले ड्रग्स, मेडिसन के तौर पे जो केमिकल्स हैं उसको क्या, ड्रग्स होता क्या है। Drugs are chemicals of low molecular mass. These interact with macromolecules target and produce a biological response. When the biological response is therapeutic and useful, these chemicals are called medicines and are used in diagnosis, prevention, and treatment of disease. If taken in doses higher than those recommended, most of the drugs used as medicines are potent poisons. कि अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में जितनी आपको बोला हुआ है उतनी खाओगे तो ये एक थेरेप्यूटिक एक्शन मेडिसिन का काम करते हैं, और अगर आप ओवरडोज ज़्यादा ले लोगे तो ऑब्वियसली ये पॉइजन का काम करते हैं। लाखों एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। ओवरडोज हो जाता है मेडिसिन का किसी का भी तो इट टर्न्स इनटू पॉइजन एंड तो ये जान के लिए ख़तरा भी हो सकता है।
यूज़ ऑफ केमिकल्स फॉर थेरेप्यूटिक इफेक्ट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। ये जस्ट कुछ एग्जाम्पल, थोड़ा सा मैंने डेफिनेशंस आपको बता दी। अब हम चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पूरा का पूरा चैप्टर जो है एक टेबुलर शेप में आपके सामने होगा और आपको सिर्फ उस टेबल को तैयार करना है, आपका पूरा का पूरा चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 100% तैयार हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन टुवर्ड्स द टेबल। तो ये टेबल है, तो यू शुड पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। आगे मैंने क्योंकि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 2 पार्ट्स में इनफैक्ट डिवाइड किया गया है ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। तो मूविंग ऑन, अब देखें। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन दिस यूनिट हम पहले मेडिसिन में देखेंगे, उसके बाद हम क्लेंजिंग एजेंट्स में देखेंगे और बाद में फूड मटेरियल में देखेंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि मेडिसिन, जो ड्रग्स हैं। तो आप देखें टेबल में पहला जो है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स आपने नाम सुना होगा। एक्शन क्या करते हैं ये रिलीविंग पेन के लिए यूज़ होते हैं और इनकी कॉमन एग्जांपल जो ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं जैसे एस्पिरिन, एनाल्जिन, सेरिडोनिन और एनासिन। आपको दिख रहा है कि जैसे एस्पिरिन दवाई का नाम है जो आता रहता है, सेरोडोनिन सेरोडोन बनता है, एनासिन ये भी एक टेबलेट है। मतलब यू माइट हैव हर्ड दीज नेम्स। तो सेकंड है हमारे पास एनाल्जेसिक्स की कैटेगरी है, बट ये नारकोटिक्स में आती है। ये किस लिए काम आती है, एक्शन क्या है इसका, रिड्यूस टेंशन एंड पेन। और इसमें कॉमन एग्जांपल्स हैं ओपियम, हीरोइन, पैथाइड, कोडीन, मॉर्फिन। जैसे कोडीन आपने देखा होगा, कोडीन जो है खांसी की दवाइयों में काफ़ी मिलता है। मॉर्फिन जो होता है ये पेन किलर है। ये आमतौर पे जो होता है एक्सट्रीम एक्सक्रूशिएटिंग पेन में अगर कोई हो, फॉर एग्जांपल अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 देखें या फिर आजकल भी जो वॉर्स होती हैं, तो अगर कोई सोल्जर इंजर्ड हो जाए, उसको बुलेट लग जाए, तो उसको इमीडिएटली मॉर्फिन इंजेक्ट करते हैं, तो दर्द पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। तो ये क्या है, रिड्यूसेस टेंशन एंड पेन। वैसे ही ओपियम, ये दीज आर ऑल ड्रग्स। और थर्ड कैटेगरी आती है एंटीबायोटिक्स, जिस पे हम सारे जिंदा हैं। ये क्या करते हैं एंटीबायोटिक्स, एक्शन क्या है इनका, प्रोड्यूसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो पहले एंटीबायोटिक्स कौन प्रोड्यूस करते हैं, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट कैन इनहिबिट द ग्रोथ और डिस्ट्रॉय द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसकी कुछ एग्जांपल्स देखें आप, पेंसिलिन जी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, नैरो स्पेक्ट्रम है ये। स्टेप्टोमाइसिन नाम सुना होगा आपने, एमाइसिलिन है, एमॉक्सलिन है, आप ये सब नाम सुने होंगे। क्लोरोफिनोल, वैकोमाइसिन, ये सब आपने नाम सुने होंगे। ओफ्लॉक्सिन, सारे के सारे एंटीबायोटिक्स हैं जिसके आपने नाम सुने होंगे। तो ये एंटीबायोटिक। नेक्स्ट कैटेगरी है ड्रग्स की एंटीसेप्टिक्स। और एंटीसेप्टिक क्या करते हैं, एक्शन क्या है इनका, प्रिवेंट द ग्रोथ of microorganisms or kill them but not harmful to the living tissue। क्या करते हैं ये, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं मगर लिविंग टिश्यू के लिए हानिकारक नहीं है। तो इनकी कुछ एग्जांपल्स है, डेटोल हर घर में होता है, बेथनॉल सोप के अंदर होता है, टिंक्चर जो आप कहीं हम लग जाते हैं टिंक्चर डाल देते हैं, रेड कलर का होता है, आयोडीन वो भी डाल देते हैं। ये सब क्या है, एंटीसेप्टिक्स हैं, या तो 0.2% फिनोल। दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीसेप्टिक्स। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हैं डिसइंफेक्टेंट्स। इसमें इसका क्या एक्शन होता है, किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट सेफ फॉर लिविंग टिश्यूज़। मगर ये लिविंग डिसइंफेक्टेंट जो हैं ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, मगर हाँ आप अपने ज़ख़म पे नहीं लगा सकते इसको। इट इज़ यूज्ड फॉर कहाँ, टॉयलेट्स, इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं 1% फिनोल, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब डिसइंफेक्टेंट्स हैं इनके एग्जांपल से। वैसे ही एंटासिड जो हम खाते रहते हैं, डाइजीन रो हर घर में मिलेगी, ये भी क्या है, रिड्यूसेस आर, इसका एक्शन क्या है, रिड्यूसेस आर न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी। और इसकी कुछ एग्जांपल है NaHCO3, AlOH3 जेल, MgCO3, MgOH2, AiPO4। आप जाके घर में देखें, डाइजीन की बॉटल उठाएं, ये केमिकल्स वहाँ पे ज़रूर होंगे। तो जो आपको यहाँ पता लग रहा है केमिकल हर जगह है। फिर एंटी हिस्टामाइंस, ये भी हम खाते हैं, इससे मतलब स्वेलिंग वगैरह ख़त्म होती है। रिड्यूसेस रिलीज ऑफ एसिड, इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट एलर्जी। हिस्टामाइंस
एलर्जी वगैरह को भी यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल कोल्ड वगैरह में आप कोई भी कोल्ड मेडिसिन उठा दें ज़ुकाम की, वहाँ पे एंटी हिस्टामाइन होंगे ही होंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसकी एग्जांपल है सिमेटिडिन, रेंटिडिन, ज़ैंटैक बोलते हैं इसको, या फिर ब्रोमीफ्रेमीन, टेराफिनडेन। ये सारे साइंटिफिक नेम हैं, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस देम करेक्टली इवन। तो ये सब क्या है, ये सब आपको मिल जाएंगे, वो कोल्ड मेडिसिन के ऊपर होंगे। तो ये एंटी हिस्टामाइंस की एंटी एलर्जिक्स है, ये ड्रग्स हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है ड्रग्स की ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स होते ही हैं ट्रैंक्विलिटी। ये ट्रैंक्विलाइजर्स यूज़ करते हैं हम टू रिड्यूस मेंटल एग्जाइटी, स्ट्रेस एंड यूज्ड इन स्लीपिंग पिल्स। तो ट्रैंक्विलाइजर होता है, ट्रैंक्विलिटी क्या हुआ, एक अमन शांति होती है, ट्रैंक्विलिटी वहीं से निकला है ट्रैंक्विलाइजर। तो ट्रैंक्विलाइजर क्या करते हैं, एंग्जाइटी ख़त्म करते हैं, स्ट्रेस ख़त्म करते हैं। स्लीपिंग पिल्स में होते हैं ये। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फैलम सेरोटोनिन। सेरोटोनिन इनफैक्ट एक नाम भी है हार्मोन का, जिसको हम बोलते हैं हैप्पी हार्मोन, शायद हम बोलते हैं उसे। तो वेरोनोल, इक्विनेल, एमिटल, निम्ब्यूटल, ल्यूमिनल, सेकुनल, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स। और अगर कोई स्ट्रेस की दवाई खा भी रहा होगा, रेस्ट की दवाई, तो ये सब केमिकल्स उन दवाइयों में ज़रूर लिखे होंगे, आप चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट कैटेगरी है ड्रग्स की एंटीपायरेटिक्स। तो ये क्या करते हैं, रिड्यूसेस बॉडी टेम्परेचर्स। ये भी हर घर में पाई जाती है। एंटीपायरेटिक्स क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर लो करते हैं। और कुछ एग्जांपल इसकी की है, पैरास्टामोल है, सबने देखा हुआ है, एस्पिरिन है, एनाल्जिन है, और फेनासिटिन है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी किसकी, एंटीपायरेटिक्स की। नाम याद रखें, एंटीपायरेटिक्स किस लिए होता है, बॉडी का टेम्परेचर लो करने के लिए। और नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी ड्रग्स की एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। दीज आर स्टेरॉइड्स यूज टू कंट्रोल प्रेगनेंसी। ये भी बहुत कॉमन है। और इसकी एग्जांपल्स क्या क्या है, न्यूरोथायरोडोन, इथाइल सेल्स्टुडाइल, कुछ इथाइल स्टेरोडोइल, नोवास्ट्रोल। अगर आप एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स अगर आप देखिए मेडिसिन, तो उनमें ये ज़रूर होंगे केमिकल्स। तो आई होप ये आपको ड्रग्स का केस आपको समझ आ गया होगा, वेरियस कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स, उनके एक्शन क्या थे और कुछ एग्जांपल्स थी। यही आएंगे एग्जाम में, आप इतना ही करेंगे, इट विल बी इनफ फॉर यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारा फूड में भी केमिकल्स हैं। तो कैसे, स्वीटनिंग एजेंट, जितने भी स्वीटनिंग एजेंट्स आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जूसेस पीते हैं, सब में क्या है, स्वीटनिंग एजेंट्स हैं। और कॉमन स्वीटनिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ देखें, सैक्रिन, एस्पार्टिम फॉर कोल्ड ड्रिंक्स एंड एलाटिव। जितने भी होंगे उन सब में ये लिखा होगा 100%। और सक्रोलोज, स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। कौन से, सैक्रिम है, एस्पार्टिम है और सक्रोलोस है, ये हर जगह होंगे ही होंगे, सक्रोलोस। तो ये आगे स्वीटनिंग एजेंट हर जगह होंगे। अब नेक्स्ट कैटेगरी है फूड प्रेजर्वेटिव्स। तो फूड को प्रेजर्व करना ही है, क्योंकि वो पैक्ड फूड होता है। तो अगर उसको प्रेजर्वेटिव्स उसमें ऐड ना करें तो फूड ख़राब हो जाएगा। तो उसमें फूड प्रेजर्वेटिव ज़रूर ऐड होते हैं। तो उसमें तो केमिकल्स कौन कौन से लगते हैं इसमें, जैसे सॉल्ट एक केमिकल है, सोडियम केमिकल है, हम खाते रहते हैं। शुगर, ये भी वेजिटेबल ऑयल, सोडियम बेंजोएट, ये सब फूड प्रेजर्वेटिव्स में आते हैं। तो ये आ गया हमारा केमिकल्स इन फूड, स्वीटनिंग एजेंट और फूड प्रेजर्वेटिव। अब लास्ट हमारी कैटेगरी है क्लेंजिंग एजेंट्स। तो इसमें केमिकल कहाँ है, सोप हर घर में है। तो इसका क्लेंजिंग एजेंट क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स not work in hot water because with calcium and magnesium salt so produce insoluble scum। तो ये सोप है, फिर इसमें सोडियम पोटेशियम साल्ट होते हैं, तो ये सब केमिकल्स ही हैं। तो फिर आते हैं हमारे पास एनॉनिक डिटर्जेंट्स है ये। तो इसमें आते हैं सोडियम लोरियल सल्फेट, ये केमिकल है अगेन, यूज इन हाउस होल्ड वर्क इन टूथपेस्ट। तो ये अगर आप टूथपेस्ट खोल के देखें, उसके अंदर ये वाला केमिकल ज़रूर होगा। नेक्स्ट है हमारा केटोनिक डिटर्जेंट्स। इसमें इसकी कौन सा केमिकल लगता है, इसमें सेट्राइल ट्रिमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड लगता है। जैसे इसमें
ये हमारे हेयर कंडीशनर्स में होता है और जर्मिसिडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। नेक्स्ट है हमारा नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स। इसमें आता है एस्टर ऑफ सिट्रिक एसिड एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, और लिक्विड डिश वॉशिंग में यूज़ होता है। आजकल लिक्विड डिश वॉशिंग बहुत सारी आजकल मार्केट में आ रही हैं, तो उन सब में ये केमिकल्स होती हैं। तो स्क्रीनशॉट लो और इस टेबल को आप मेमोराइज़ करें, यही आएगा, कुछ बाहर से नहीं आएगा। तो नो नीड टू वरी, आप सिर्फ इसको प्रिपेयर करें टेबल को, तो काफ़ी है आपके लिए। फूड प्रिजर्वेटिव, स्वीटनिंग एजेंट, सोप में कौन सा केमिकल है, और एनानिक डिटर्जेंट्स में कौन कौन सा केमिकल है, केटोनिक डिटर्जेंट में कौन सा केमिकल है, तो मेमोराइज़ करें, यही आएगा, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है आपके पास। तो ये हमारा यहाँ पे ये ख़त्म होता है। मूविंग ऑन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस क्या होता है? सतह। जो भी केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन सतह पे हो रही होती हैं, जितनी भी हों, उन सब को बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो जो जो भी सरफेस के ऊपर केमिस्ट्री हो रही होती है, उसी को बोलते हैं हम सरफेस केमिस्ट्री। तो वही हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बहुत इजी है, टू द पॉइंट और प्रिसाइज बनाया हुआ है, आपके लिए कंप्लीट है ये नोट्स। तो सरफेस केमिस्ट्री के बारे में सब इससे पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए एब्जॉर्प्शन क्या हुआ। ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन क्या हुआ? इट इज़ ए फिनोमेना इन विच one substance enters into another substance and get uniformly distributed throughout the bulk of another substance। तो क्या हुआ? ऐसा फिनोमेना जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर घुस जाता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरा चूस लेता है उसको, तो उसी, और बल्क में होता है उसी को, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, उसी को बोलते हैं एब्सॉर्प्शन। ये एब्सॉर्प्शन इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आगे बिल्कुल पता क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इसमें दिखा हुआ है, इन वन सब्सटेंस स्पंज लिया हुआ है एक, द अदर सब्सटेंस इज वाटर। अगर हम स्पंज को वाटर में डालेंगे क्या होता है? तो द अदर सब, जैसे स्पंज वाटर जो होता है स्पंज के अंदर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट्स यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बल्क, सच ए फिनोमेना इज नोन एज एब्सॉर्प्शन। अगर स्पंज को पानी में डालेंगे, वो पानी उसके अंदर सीधा सोख लेगा उसको, तो उसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, क्योंकि पानी हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिर्फ सरफेस पे ही नहीं टिका रहेगा। तो इसीलिए एब्जॉर्प्शन, और आगे जो टर्म हम पढ़ेंगे उसको समझाने के लिए एब्जॉर्प्शन पढ़ाना बहुत ज़रूरी था। तो नेक्स्ट टर्म हम आगे देखते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स थी एब्जॉर्प्शन की, जैसे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन को आप चाशनी में डालते हैं तो वो बिल्कुल स्पंज की तरह पूरा का पूरा चाशनी चूस लेता है, तो ये भी एक एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन की। वैसे ही चॉक इन वाटर है, ये भी एब्जॉर्प्शन है। बिस्किट अगर आप उसमें डालेंगे, ये स्पंज है यहाँ अगेन, तो ये सब एब्जॉर्प्शन है। अब दो इंपॉर्टेंट टर्म है जो आगे आपको काम आएंगी, एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट। तो एब्जॉर्बेंट क्या हुआ? द सब्सटेंट विच एब्जॉर्ब्स। जो सब्सटेंट, जैसे स्पंज जो है ये यहाँ पे एब्जॉर्बेंट है, और द सब्सटेंट विच इज़ बीइंग एब्जॉर्ब्ड, जो पानी है, स्पंज जो हमने पानी जो है वो एब्जॉर्बेट है। तो आपको एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट का कंसेप्ट पता लग गया। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब देखें एग्जांपल्स। सरफेस केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सरफेस फिनोमेना इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। ये एक डेफिनेशन आ गई। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सीधा डायरेक्ट टू द पॉइंट जाते हैं। तो एडजॉर्प्शन, वो पीछे हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ा, ये एब्जॉर्बेशन है विद ए एंड डी, तो यही फ़र्क है। तो एडजॉर्प्शन क्या है? द accumulation of molecule species at the surface rather in the bulk of the solid or liquid is termed absorption। एक्यूमुलेशन का जो जो भी मालिक्यूलर स्पीशीज़ है, द एक्यूमुलेशन ऑफ मालिक्यूल स्पीशीज़ एट द सरफेस, जो भी हम दूसरा एक दूसरे के ऊपर सरफेस पे अगर वो टिक जाए, बल्क के अंदर ना घुसे, उसको बोलते हैं हम एड्जॉर्प्शन। मगर एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? तो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर घुस जाता है, मगर इन केस ऑफ एड्जॉर्प्शन एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे ही रहता है, तो उसी को बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। एक्यूमुलेट कर देता है, चिपक जाता है किस पे? सरफेस के ऊपर ही, अंदर नहीं घुसता है, लाइक स्पंज एंड वाटर, या गुलाब जामुन, या फिर चौक। ओके। और दूसरी टर्म है इंपॉर्टेंट, डीजॉर्प्शन। डीजॉर्प्शन क्या हुआ? रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट इज नोन एज डीजॉर्प्शन।
अभी मैंने एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट की एग्जांपल आपको बताई। और डिसॉर्प्शन क्या हुआ, एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से अलग कर देना, मतलब एड्जॉर्बेट को एड्जॉर्बेंट से अलग कर देना, इसी को बोलते हैं डिसॉर्प्शन। थर्ड टर्म आई सॉर्प्शन, SORPTION। सॉर्प्शन क्या हुआ, व्हेन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। अगर दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं, एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन, उसी को बोलते हैं सॉर्प्शन। तो ये कुछ टर्म्स हैं, ये बिल्कुल किस में सरफेस केमिस्ट्री में यूज़ होती हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। और टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन अब पढ़ते हैं हम। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन एड्जॉर्बेट आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन से एड्जॉर्प्शन टू टाइप्स की हैं, कौन सी, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, इसको फिजियोप्शन भी बोलते हैं, और केमिकल एड्जॉर्प्शन, इसको हम कीमोजॉर्प्शन भी बोलते हैं। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, व्हेन वीक वंडर वॉल्व इंटरेक्शन इन्वॉल्व बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। जब एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट में वीक वंडरवॉल फोर्सेस हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको बोलते हैं फिजिकल एड्जॉर्बेशन। वीक है ये, वीक बॉन्ड बन रहा है, वीक कौन सी फोर्स लग रही है इसमें, वीक वंडरवॉल इंटरेक्शन, फिजिकल एड्जॉर्बेशन वो हुआ। और केमिकल एड्जॉर्बेशन क्या हुआ, व्हेन केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट इज कॉल्ड केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट आपको पता लग गया होगा। एड्जॉर्बेंट वो स्पंज है, एड्जॉर्बेट क्या है, वो वाटर है। तो अगेन आपके माइंड में ये रहना चाहिए। तो ये कुछ टर्म्स थी, आगे और देखते हैं हम। अनदर टर्म है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकती है। और ये होता क्या है, द वेरिएशन in the amount of gas adsorbed by the adsorbent with pressure at constant temperature can be expressed by means of a termed as adsorption isotherm। adsorption isotherm एक कर्व है, जो कर्व क्या दिखाती है, द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस adsorbed by the adsorbent, मतलब वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस adsorbed by the adsorbent with pressure at constant temperature is expressed by means of a curve termed as adsorption isotherm। तो कोई अगर ऑब्जेक्टिव आया एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, ये कर्व है, कौन सी कर्व है, क्या दिखाती है वो, वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड बाय द एड्जॉर्बेंट विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, हमारा नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। क्या है एड्जॉर्प्शन के क्या क्या फ़ायदे हैं, रिमूवल ऑफ कलरिंग मटेरियल फ्रॉम सॉल्यूशन यूजिंग एनिमल चारकोल। जब हमने कोई कलर निकालना है किसी सरफेस से, उसको बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन मतलब वहाँ हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन एड्जॉर्प्शन। क्रोमेटोग्राफी कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक प्रोसेस होता है जिससे हम सब्सटेंसेस को अलग करते हैं, क्रोमेटोग्राफी है। तो आगे हमारा नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट टर्म है ये, फ्रीन्डलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये क्या है, अब पहले हमने एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा, अब फ्रीन्डलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है। इट इज़ ए ग्राफ विच शोज relationship between the quality of gas absorbed by unit mass of solid adsorbent and pressure at a particular temperature। दोबारा देखिए, इट इज़ ए ग्राफ, ये भी एक ग्राफ है, विच शोज अ रिलेशनशिप, किसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है ये, बिटवीन द क्वालिटी ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट एंड प्रेशर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। प्रेशर और क्वालिटी ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बेंट के बीच में ये रिलेशनशिप बताता है ये ग्राफ। ये x/m के से इसको शो किया जाता है। आपके लिए इतना ही काफ़ी है, ये जो अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम इतना ही काफ़ी है, x/m याद रखें फ्रीडलिन एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए। तो मूविंग ऑन, ये अगेन वही है, नो नीड टू, अगर आप कर सकते हैं तो करें। ये आपको सिर्फ ये याद रखें, x/m एड्जॉर्ब, जो फ्रीडलिन एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है ये इससे रिप्रेजेंट होता है। मूविंग ऑन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन अभी आपको पता लगा क्या होता है, तो उसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, मतलब
इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, यही फैक्टर हमने पढ़ने। एड्जॉर्प्शन क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस पे एक्यूमुलेट हो जाना बट ऑन द सरफेस, उसी को बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। तो उसको फैक्टर्स कौन कौन से आप, सरफेस एरिया, एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एड्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। जैसे कि नेक्स्ट हमारा नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, इजीली लिक्विफाइबल गैसेज आर रीडली एड्जॉर्ब्ड, अगर इजीली लिक्विफाइबल गैसेज होंगी वो आसानी से एड्जॉर्ब्ड हो जाती हैं। थर्ड है हमारा टेम्परेचर, लो टेम्परेचर इज़ फेवरेबल फॉर फिजिकल एड्जॉर्प्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कम टेम्परेचर है तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगी एंड हाई टेम्परेचर होगा तो कीमोजॉर्प्शन होगी। ये आगे फिर चौथा है हमारा फैक्टर प्रेशर, प्रेशर इंक्रीजेज एड्जॉर्प्शन, प्रेशर इंक्रीजेज एड्जॉर्प्शन इंक्रीज, प्रेशर जितना इंक्रीज होगा एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगी। तो ये कुछ थे एड्जॉर्प्शन के बारे में हमने पढ़ा और बाकी सारी रिलेटेड टर्म्स थी। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कैटालिसिस क्या हुआ, इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखें। सब्सटेंस विच ऑल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देमसेल्फ रिमेन केमिकली एंड क्वांटिटिवली अनचेंज्ड आफ्टर द रिएक्शंस आर नोन एज कैटलिस्ट एंड द फिनोमिना इज नोन एज कैटालिसिस। कैटलिस्ट क्या हुए, कैटलिस्ट एक ऐसे सब कैटलिक एक ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, केमिकल रिएक्शन को आल्टर करती है, मतलब या वो केमिकल रिएक्शन को तेज़ कर देती है या केमिकल रिएक्शन को स्लो कर देती है। अब आर्ट स्टूडेंट के लिए क्या सिंपल से एग्जांपल ये हो सकती है कि जैसे आपने दूध से दही बनाना है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, तो अगर आप नेचुरली उसको बनने देंगे तो इट विल टेक टाइम, मगर अगर आप उसमें वो डालते हैं, अगर थोड़ी सी दही पुरानी डाल दोगे उसमें तो वो एक किस्म का क्या काम करेगी, वो एक किस्म का काम करेगी वहाँ पे कैटलिस्ट का, और वो इंक्रीज़ कर देगी केमिकल रिएक्शन का रेट और दही जो है जल्दी सेटल हो जाएगा, जम जाएगा। तो इसी को बोलते हैं ये यही कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस विच अल्टर द केमिकल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब वो केमिकल रिएक्शन को या बढ़ा देता है या कभी कभी घटा भी देता है और खुद उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इट रिमेन्स केमिकली एंड क्वांटिटेवली अनचेंज। जो कैटलिस्ट है उसको खुद कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसी को बोलते हैं, उस सब्सटेंस को बोलते हैं कैटलिस्ट, और वो फिनोमिना जो करता है उसको बोलते हैं कैटलिसिस। इसके बारे में हम अभी और पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोमोटर्स एंड पॉइजन्स, ये क्या है ज़रा देखें। प्रोमोटर्स आर सब्सटेंसेस दैट एनहांस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट वाइल पॉइजन्स डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो ये सिंपल है, प्रोमोटर एनहांस करते हैं केमिकल रिएक्शन को और पॉइजन्स डिक्रीज करते हैं डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट की एक्टिविटी डिक्रीज करते हैं, केमिकल रिएक्शन की नहीं। तो एग्जांपल यहाँ पे दिया N2+3H2, और यहाँ पे आयरन कैटलिस्ट है या फिर Mn कैटलिस्ट है। तो यहाँ पे ये 2NH3 बना रहा है, ये प्रोमोटर है, और MO शायद ये हमारा इनहिबिटर है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है हमारा होमोजेनियस कैटलिस्ट क्या हुआ, व्हेन रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज, अगर रिएक्टेंट्स जो हैं, ये रिएक्टेंट हैं जैसे 2SO2 एंड O2, दीज आर रिएक्टेंट्स, और अगर रिएक्टेंट्स और ये कैटलिस्ट जो है NO, अगर ये सेम फेज में है तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस कैटलिस्ट। जैसे कि NO जो है यहाँ पे है ये गैसियस फेज में, और रिएक्टेंट जो है SO2 एंड O2 ये भी गैसियस फेज में है। तो दोनों रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट सेम फेज में है, जब व्हेन रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज उसको बोलते हैं होमोजेनियस कैटलिस्ट। और हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट क्या हुआ, जो हमारी नेक्स्ट टर्म है, हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट क्या हुए, द कैटालिटिक प्रोसेस इन विच द रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेजेस। जैसे कि यहाँ पे प्लेटिनम है, ये अलग फेज में है, SO2 एंड O2 ये गैसियस फेज में है, ये सॉलिड फेज में है, तो ये हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट हुए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हम आगे मूव करते हैं 13th एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। इसमें क्या पढ़ना है हमने, इट एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। तो हेटेरोजेनस जो कैटलिस्ट है उसका मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं। द मैकेनिज्म इन्वॉल्व 5 स्टेप्स। तो
मतलब कैटलिस्ट रिएक्शन कैसे होती है, कैटलिस्ट कैसे काम करता है, कौन सा वाला हेटेरोजेनस कैटलिस्ट कैसे काम करता है, तो वो उस प्रोसेस को समझना है। और ये 5 स्टेप में समझेंगे हम। पहला स्टेप क्या है, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। जो रिएक्टेंट्स हैं वो कैटलिस्ट के सरफेस पे डिफ्यूज हो जाएंगे, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस, वो कैटलिस्ट के सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाएंगे। एड्जॉर्ब अभी आपको पढ़ाया। थर्ड क्या होगा, केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इन इंटरमीडिएट। ये हो जाएगा, एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। डी क्या है, डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट रिएक्टेंट रिएक्शन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कैटलिस्टिक सरफेस। फिर डिसॉर्प्शन हो जाएगी, ये अलग अलग हो जाएंगे। लास्ट है हमारा डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्टिक सरफेस। तो फिर ये डिफ्यूजन हो जाएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स हो जाएगा, कैटलिस्टिक सरफेस से अलग हो जाएगा। तो ये प्रोसेस था एक पूरा का पूरा। अब इम्पॉर्टेंट फीचर हैं सम सॉलिड कैटलिस्ट के, जैसे एक्टिविटी। द एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ कीमोजॉर्प्शन। Catalytic activity increases from 5 to 11 5 to group 11 elements in the periodic table। periodic table में अगर आप देखें तो catalytic activity जो है increase होती है from group 5 to group 11। selectivity second है हमारा important feature of solid catalyst। the selectivity of a catalyst is its ability to direct a reaction to yield a particular product। ये कुछ एग्जाम्पल भी दी गई हैं। 15th हमारा है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या हुए, द कैटलिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड अपॉन द प्योर सब्सटेंस ऑफ द कैटलिस्ट एंड द साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। एग्जाम्पल इसकी दी है, जियोलाइट्स आर गुड शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट को मैं अब लॉक एंड की मैकेनिज्म से भी शुरू होता है। जैसे ये एक लॉक है, जैसे ये लॉक है समझ लो, तो इसकी की ऐसे होती है, जैसे आपने देखा भी होगा की ऐसे बनती है, ये कुछ ऐसे की होती है। तो लॉक, ये समझ लो यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, तो ये इसका एंजाइम है जो इसके अंदर लॉक के अंदर ऐसे ही उभार बने होते हैं ताकि ये जो की है ये इसमें बराबर फिट हो जाए। तो यही है हमारा शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। तो ये भी हो गया, इतना डीप आपको आएगा नहीं, स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ। 16th है हमारे पास एंजाइम कैटलिस्ट। Enzymes are protein molecules of high molecular mass which catalyzes the biochemical reactions। तो एंजाइम्स तो थ्रू आउट हमारा बॉडी है। तो जैसे हमने इंजेस्ट किया, खाया हमने फूड, तो अगर हमारी बॉडी में एंजाइम नहीं होगा तो इट विल टेक 10 ईयर्स, 10 साल लगेंगे हमारा एक मील को डाइजेस्ट करने में, अगर हमारी बॉडी में एंजाइम सक्रीट ना होते हों। तो आप खुद ही देखें एंजाइम कितने अच्छे कैटलिस्ट हैं। तो हम वो दिन में 3 बार खाना 10 बार खाना खाते हैं, वो भी कभी कभी डाइजेस्ट होता है, 3 बार तो खाते हैं सारे। तो एक मील को 10 साल लगेंगे अगर कैटलिस्ट ना हो, हमारे एंजाइम ना हो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट करने में एक मील को। तो आप देख लें इंपॉर्टेंट कितना इंपॉर्टेंट है एंजाइम्स जो हैं कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास विच कैटलाइजेज द बायोकेमिकल रिएक्शन। हमारे अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन है उसको कैटलाइज करता है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बाय इनवर्टेज एंजाइम, ये एग्जांपल है इसकी। लास्ट फिर हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट कुछ है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन सबस्ट्रेट, एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव एंड अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक एट पीएच, पेप्सिन एक्ट एज एन एसिडिक मीडियम, पेप्सिन। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू पीएच, मतलब कि एंजाइम, कुछ एंजाइम जो होते हैं स्पेसिफिक टू कुछ, वो पर्टिकुलर पीएच पे ही काम करते हैं। जैसे पेप्सिन एग्जांपल दी इन्होंने, एक्ट्स इन एसिडिक मीडियम, हमारे पेट में एसिडिक मीडियम होता है तो वहीं पे ये काम करता है पेप्सिन। डी हमारा एंजाइम्स आर इनहिबिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टन सब्सटेंस, कुछ सर्टन सब्सटेंस अगर हमारे पेट में होंगे तो एंजाइम्स जो होता है उनका एक्शन ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कि कभी कभी डाइजेशन में हमें प्रॉब्लम आती है, क्यों, बिकॉज ऑफ सर्टन अदर सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, तो हमारा एंजाइम अच्छी तरह काम नहीं करते। आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैटालिटिक एंजाइम पढ़ लें तो देखिए हमें
पहला क्या काम करता है, बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सब्सटेंस टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सबसे क्या करता है, हमने कोई सब्सटेंस को क्या करना है, डाइजेस्ट करना है, तो एंजाइम क्या करता है, उसके साथ पहले जुड़ता है और क्या बनाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। दूसरे स्टेप्स में क्या करता है, डिकम्पोजिशन ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म प्रोडक्ट। फिर क्या होता है, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना उसकी डिकम्पोजिशन होती है, जैसे ई एस था, इसको क्या बन गया, ई एन पी, अलग अलग हो गए। आगे देखें, नेक्स्ट हमारा है कोलाइड्स। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव, तो बस खत्म होने ही वाला है। कोलाइड्स क्या हुए, ए कोलाइड इज अ heterogeneous सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज dispersed phase in another substance called dispersion medium, and size of dispersed phase is from 1 nanometer to 1000 nanometer। कोलाइड का साइज हमेशा याद रखें, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। कोलाइड क्या है, ए कोलाइड इज ए heterogeneous substance system in which one substance is dispersed in another substance called dispersion medium, and size is dispersed phase is in the form of 1 nanometer to 1000 nanometer। ये हो गया कोलाइड क्या हो गया। आगे और समझ आएगा आपको एग्जांपल से कोलाइड होता क्या है। टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, कोलाइड दो टाइप के हैं। लायोफोबिक कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड्स क्या हुए, सॉल्वेंट हीटिंग, लायो मीन्स सॉल्वेंट एंड फोबिक मीन्स हीट करना, तो लायोफोबिक कोलाइड्स क्या हुए, सॉल्वेंट हीटिंग colloids। These colloids cannot be prepared by simply mixing of dispersed phase and dispersion medium। तो ये कोलाइड जो है ये आसानी से बनते नहीं हैं। इनकी एग्जांपल है मेटालिक सॉल्यूशंस। तो दूसरा हमारा लायोफिलिक था, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, लायोफिलिक PHILIC, तो ये आप यहाँ पे नोट करना, लायोफिलिक PHILIC, तो ये लायोफिलिक है। तो लायोफिलिक क्या हुआ, solvent loving। These colloids can be prepared by simply mixing dispersed phase and dispersion medium। इसकी एग्जांपल है स्टार्च सॉल्यूशन। तो लायोफिलिक और लायोफोबिक में फ़र्क पता लग गया। लायोफोबिक हुआ सॉल्वेंट हीटिंग, इसकी एग्जांपल थी, और ये आसानी से बनते नहीं है बाय मिक्सिंग डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, जैसे मेटालिक सॉल्यूशन। और लायोफिलिक क्या हुए, जो आसानी से बन जाते हैं, एग्जांपल है स्टार्च सॉल्यूशन। फिर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, अगेन कोलाइड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। ऑन डिसोल्यूशन ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर सब्सटेंस एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म स्पीशीज हैविंग साइज इन कोलाइडल रेंज। द स्पीशीज दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। एग्जाम्पल है सल्फर कोलाइड, ये एक मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड है। मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड क्या हुआ, macromolecules are suitable solvent form solution in which size of the particle is in the range of a colloidal range, example starch solution। और थर्ड हमारा है एसोसिएटिव कोलाइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसोसिएटेड कोलाइड्स को माइसिल्स भी कहते हैं। और माइसिल्स क्या हुआ, सम सब्सटेंस इन लो कंसंट्रेशन, ये लॉ लिखा हुआ है अगेन, ये लो है LOW। some substances in low concentration behave as normal strong electrolyte। कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं, लो कंसनट्रेशन में नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करते हैं, बट एट हायर कंसनट्रेशन एग्जिबिट कोलाइडल बिहेवियर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। दिस द एग्रीगेट पार्टिकल्स आर कॉल्ड माइसिल्स एंड आल्सो नोन एज एसोसिएटेड कोलाइड्स। ये आगे नेक्स्ट हमारी टर्म है क्राफ्ट्स टेम्परेचर। ये क्या हुआ, टेम्परेचर अबोव विच फॉर्मेशन ऑफ माइसिल्स टेक प्लेस। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर करने जिसके जिसके ऊपर फिर जाने से क्या माइसिल बनने शुरू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं क्राफ्ट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर अबाउ विच फॉर्मेशन ऑफ माइसिल्स टेक्स प्लेस। क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन CMC, कंसंट्रेशन अबोव विच माइसिल फॉर्मेशन टेक प्लेस इज नोन एज CMC। ये सब रिलेटेड टर्म्स हैं, ये आप प्रिपेयर करें, इजी है, कम है बहुत, और ये टू द पॉइंट मैंने दिया हुआ है यहाँ पे। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, दो मेथड से बनते हैं, केमिकल मेथड और तीन मेथड्स हैं। अनफैक्ट
केमिकल मेथड, पहला है केमिकल मेथड बाय डबल डिकम्पोजिशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन है और ये हाइड्रोलिसिस है। ये एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे एग्जांपल है ऑक्सीडेशन की, SO2+2H2S हमें देता है 3S सॉल में प्लस 2 वाटर। हाइड्रोलिसिस में FeCl3 प्लस 3 वाटर गिव्स FeOH3 प्लस 3HCl। ये केमिकल मेथड है कोलाइड्स बनाने का। वैसे ही है ब्रिडिग्स आर्क मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेटालिक सॉल्यूशन, इट इन्वॉल्व्स डिस्पर्शन एज वेल एज कंडेंसेशन। फिर पेप्टाइजेशन क्या हुआ, ये सब टर्म्स हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए precipitate into colloidal solution by shaking it with dispersion medium in the presence of small amount of electrolyte। ये सब हैं क्या है मेथड, 3 मेथड थे कोलाइड्स बनाने के। कोलाइड्स अभी मैंने बताया कोलाइड्स होते क्या हैं। वैसे ही है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, डायलिसिस से भी हो सकते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम कोलाइडल सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डायलिसिस से भी हो सकते हैं। व्हेन डायलिसिस इज कैरिड आउट विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अराउंड द मेम्ब्रेन, मतलब कोलाइड्स की हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस और करंट पास करके अलग अलग हो जाएंगे, नेगेटिव आयंस एक तरफ चले जाएंगे, पॉजिटिव आयन दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो यहाँ से भी प्योरीफिकेशन हो रही है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक और मेथड है प्योरीफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। इसमें क्या करते हैं, यूज़ ऑफ स्पेशल फिल्टर्स विच आर परमिएबल टू ऑल आयोनिक सब्सटेंसेस एक्सेप्ट कोलाइडल पार्टिकल्स। तो कोलाइडल पार्टिकल्स को ही यहाँ जाने नहीं देता है, बाकी सब आयोनिक सब्सटेंस को जाने देता है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये सब थे। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो लास्ट है हमारा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। और इस प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी सारी टर्म्स हैं जो ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं, जो हम पढ़ेंगे। पहला है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन है कि दे शो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। सेकंड है ब्राउनियन मूवमेंट, और ब्राउनियन मूवमेंट होता क्या है, जिग जैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड है हमारा टिंडल इफेक्ट। यहाँ पे जो ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट है ये आप याद रखें। ब्राउनियन मूवमेंट हुआ, जिग जैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। और टिंडल इफेक्ट क्या हुआ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स by which path of beam of becomes clearly visible, this is known as टिंडल इफेक्ट। जब हम लाइट पास करते हैं किसी कोलाइडल सोल्यूशन से, क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स by which path of beam of becomes very visible, clearly visible, this is known as टिंडल इफेक्ट। ओके, the effect is known as Tyndall effect. Charge on the colloidal particles which carry on electric charges are and nature of charge is the same of all particles. Electrophoresis, movement of colloidal particles towards opposite electrode in presence of external electric field। ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें कोलाइडल सोल्यूशन तो इलेक्ट्रोफोरोसिस भी शो करते हैं। वो इलेक्ट्रोफोरोसिस क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड्स, कैथोड और एनोड की तरफ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कोलाइडल पार्टिकल्स सब ये फीचर्स शो करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कोआगुलेशन, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोआगुलेशन ऑफ सॉल्यूशन। फोर्थ है हमारा हार्डी शुल्ज लॉ, कोआगुलेशन वैल्यू ऑफ कोआगुलेटिंग आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द आयन। ये सब टर्म्स हैं, ये यू हैव टू मेमोराइज, यू हैव टू सिट इन द एग्जामिनेशन, सो यू हैव नो चॉइस बट टू मेमोराइज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इमल्शन क्या हुआ, याद रख लें इमल्शन क्या हुआ, लिक्विड कोलाइडल सोल्यूशन इज नोन एज इमल्शन। जब लिक्विड और लिक्विड कोलाइडल सिस्टम बनता है इज नोन एज लिक्विड कोलाइडल सिस्टम इज नोन एज इमल्शन। लिक्विड कोलाइडल solution is known as emulsion, again and again I am showing। और there are two types of emulsion, OW टाइप। इसमें क्या होता है, OW मतलब ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, OW तभी लिखा हुआ है, ऑयल और वाटर ये सिम्बलाइज कर रहा है। अगर हम ऑयल को वाटर में डालें तो ये बन गया, इसके एग्जांपल हैं ऑयल डिस्पर्स टाइप, एग्जांपल है इसकी मिल्क और वैनिश क्रीम्स। और वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल, एग्जांपल है बटर एंड क्रीम। और इमल्सिफाइंग एजेंट क्या हुए, द सब्सटेंसेस विच स्टेबलाइजेज इमल्शन, इसको बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इमल्शन क्या हुआ है, लिक्विड कोलाइडल सिस्टम, इसको बोलते हैं इमल्शन। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस भी शो करते हैं, मूवमेंट ऑफ
कोलाइडल पार्टिकल्स, तो कोलाइडल पार्टिकल्स अगेन मैं बोलूँ कोलाइडल पार्टिकल क्या होते हैं, इनका एक सर्टन साइज़ होता है कि कितना होता है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे मैंने आपको बताया भी, कोलाइडल पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो मैंने आपको पीछे बताया भी। जैसे यहाँ पे अगेन मैं आपको यहाँ पे आपकी आसानी के लिए बता दूँ, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर्स के, तो ये सब कोलाइडल पार्टिकल्स के साइज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ भी हमने पढ़ ली। अब कुछ आपकी आसानी के लिए मैं कुछ यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी देख आपको बता दूँ मैं। ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ, इंपॉर्टेंट सिर्फ हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट अमंग कोलाइडल पार्टिकल्स, क्या कॉज है, क्यों ये जिगजैग मूव करते हैं, ड्यू टू कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स, सिंपल। अगेन इंपॉर्टेंट सिर्फ टच करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ माइसिल यहाँ पे दी हुई है, सोडियम सिट्रेट, इंपॉर्टेंट सिर्फ मैं आपको बताऊंगा। छठा देखें, हाउ डू एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस रिलेटेड टू इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, हाउ डू एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस रिलेटेड टू इट्स क्रिटिकल, हायर द एड्जॉर्प्शन क्या होगा, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस ग्रेटर इज द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, दैट इज ग्रेटर वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, हैंस एड्जॉर्प्शन विल आकर। अच्छा, इंपॉर्टेंट शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट जो हमने पीछे पढ़ा, on the shape selective catalyst the rate depends upon the size of the catalyst and the shape and size of the reactant and product molecules। एक और पॉजिटिव सोल्यूशन की एग्जांपल क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, और नेगेटिव की क्या है, एर्सेनिक सल्फाइड। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट, अपने पास रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन ये देख लें। फोर्स इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो हमने पढ़ा पीछे अभी पढ़ चुके हैं, हम रिपीट कर रहा हूँ मैं, फोर्सेस बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट आर वीक वंडरवाल फोर्सेस, और केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या था, फोर्सेस बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट आर स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस, लो हीट एड्जॉर्प्शन और हाई हीट एड्जॉर्प्शन। लायोफिलिक और लायोफोबिक में भी अगेन, दीज आर इजिली फाउंड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग, ये कोलाइड्स हैं, दीज आर इजिली फाउंड बाय स्पेशल मेथड, ये सिंपल मेथड से बनते हैं, इनको स्पेशल चाहिए। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स आर नॉट इजिली विजिबल इवन अंडर अल्ट्रामाइक, जो लायोफिलिक कोलाइड्स हैं उसके पार्टिकल इजीली विजिबल होते ही नहीं, चाहे आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप भी लगा दो, इसके विजिबल होते हैं यूजिंग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ये स्टेबल है लायोफिलिक, और लायोफोबिक अनस्टेबल है। और हमें अगेन हमने पढ़ा मल्टी मालिकुलर कोलाइड्स क्या हुए, मैक्रो मालिकुलर कोलाइड्स क्या हुए, और एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या हुए, और वो क्या हुए, एग्रीगेट्स ऑफ एटम्स आर मॉलिक्यूल विच जनरली हैव डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर, ये मल्टी मालिकुलर कोलाइड्स हुए। और दूसरा हमने पढ़ा मैक्रो मालिकुलर कोलाइड, लार्ज मालिक्यूल्स होते हैं इनके। और जो हमारे थर्ड है एसोसिएटिव कोलाइड्स क्या होते हैं, साइज पार्टिकल्स बिहेवियर एज साइज पार्टिकल एट हायर दे हैव, और इसका एक और पॉइंट है, दे आर यूजुअली लायोफोबिक, दे आर यूजुअली हाइड्रोफोबिक, दे हैव बोथ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, जो हमारे कोलाइड्स हैं मिसल्स। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड जेल, बोथ आर कोलाइडल सोल्यूशंस, solutions has solid dispersed phase and liquid dispersed medium। जो सोल्यूशन होता है उसका क्या होता है, सॉलिड होता है डिस्पर्स्ड फेज, एंड लिक्विड होता है डिस्पर्स्ड मीडियम, वाइल जेल में क्या होता है, लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज होता है और सॉलिड होता है डिस्पर्शन मीडियम। ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ ईयर यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट, आपके काम आ सकता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एड्जॉर्प्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एड्जॉर्प्शन, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, एड्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी, जो पीछे हम पढ़े इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एड्जॉर्प्शन, अगेन टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। ये भी हमने अभी पढ़ा, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, द पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ FeOH3 आर को एंड गेट कोagulated by positively charged chloride ions and provided by NaCl on passing direct current, colloidal particles move towards the positively charged electrode while these lose their
charge and get coagulated. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस हैं, आपको स्क्रीनशॉट लें और आप प्रिपेयर करें. अगेन ये कुछ ब्राउनियन मूवमेंट यहाँ पे है, कोलाइड्स के बारे में, हार्डीज के जूज लॉ, ये सब टिंडल इफेक्ट के बारे में यहाँ पे दिया है. जैसे इंपॉर्टेंट है टिंडल इफेक्ट क्या हुआ, ब्राउनियन मूवमेंट क्या हुआ, हार्डीज के जूल, ये हमने पढ़ चुके हैं. तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे. तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा. हमने सारा कवर किया, आपको किसी और बुक को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है. सारा सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, सिर्फ आप प्रिपेयर करें, आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा. सरफेस केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. वी नीड योर सपोर्ट. प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्लीज़. थैंक यू वेरी मच.